बुरा ना मानो होली है कहकर उसने मेरी आबरू पर हाथ डाला। उसे खबर नहीं थी कि जिस अबला को वो छेड़ रहा है वो असल में इस जिले की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के माथे पर लगा वो बदनुमा दाग है जिसे होली के रंगों के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है। यह कहानी सुनकर आपका खून खौल उठेगा, आपकी आंखों में बेबसी के आंसू गिरेंगे, लेकिन अंत में जब न्याय का डंडा चलेगा तो आपके कलेजों को ऐसी ठंडक मिलेगी जो शायद ही कभी मिली हो। होली का पावन पर्व, रंगों का त्योहार, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भेड़िए भी छुपे बैठे हैं जो गुलाल की आड़ में किसी की इज्जत को मटिया मेट करना अपना अधिकार समझते हैं। शहर के सबसे पॉश इलाके में रॉयल एनक्लेव नाम की एक कॉलोनी थी। यहाँ की हवा में ही रसूख और घमंड मिला हुआ था। इस कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले में रहती थी सुमित्रा देवी और उनका बिगड़ैल बेटा विक्रम। विक्रम जिसे न बड़ों का लिहाज था न छोटों का प्यार। बाप की दौलत और माँ के लाड ने उसे एक ऐसा जानवर बना दिया था जिसे लगता था कि दुनिया की हर चीज और हर इंसान उसकी जागीर है। होली की सुबह थी। पूरा शहर रंगों में सराबोर था। ढोल की थाप और गुलाल के गुबार के बीच एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसका नाम राधा था अपने बूढ़े पिता के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही थी। राधा ने एक साधारण सा सफेद कुर्ता पहना था और सिर पर बहुत सलीके से चुन्नी ओढ़ रखी थी। उसके चेहरे पर एक गजब का तेज था, एक ऐसी गंभीरता जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। राधा कॉलोनी के उस नुक्कड़ से गुजर रही थी जहां विक्रम अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत खड़ा था। उसकी नजर राधा पर पड़ी, एक अकेली लड़की और वो भी इतनी साधारण। विक्रम की हवस भरी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और राधा का रास्ता रोक लिया। राधा ठिठक गई। उसने अपनी नजरें नीचे रखी और किनारे से निकलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने आगे बढ़कर अपनी बाहें फैला दी। अरे ओ मैडम, कहाँ भाग रही हो? आज होली है, बिना रंग लगवाए कैसे जाओगी? राधा ने बेहद शांत और कड़े स्वर में जवाब दिया, भैया मुझे जाने दीजिए, मुझे रंग खेलना पसंद नहीं है और मेरे पिताजी बीमार हैं। भैया शब्द सुनते ही विक्रम के दोस्तों ने ठहाका लगाया। विक्रम का अहम जैसे जल भून गया हो। भैया? अबे वो 2 टके की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैया बोलने की? जानती नहीं मैं कौन हूँ? इस शहर का हर आदमी मेरे जूतों की नोक पर रहता है। राधा ने फिर भी अपना संयम नहीं खोया। आप जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, रास्ता छोड़िए। राधा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी विक्रम ने वो किया जो किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य अपराध है। उसने झपट कर राधा की कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से मुट्ठी भर पक्का रंग उसके गालों पर और फिर उसकी गर्दन पर मलने लगा। राधा चीखी, छोड़ो मुझे, यह क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। विक्रम नशे में चूर था। उसे न राधा की चीख सुनाई दे रही थी न उसकी तड़प। बुरा ना मानो होली है, अरे रंगने दे, थोड़ा हम भी तो देखे कि इस सफेद कपड़े के नीचे जवानी कैसे खिली है। विक्रम के दोस्तों ने सीटियां बजाई। राधा ने पूरी ताकत लगाकर विक्रम को धक्का दिया। चटाक, एक जोरदार तमाचे की गूंज उस पूरे शोरगुल में भी सुनाई दे गए। राधा का हाथ विक्रम के गाल पर छप चुका था। पूरा माहौल सन्न रह गया। विक्रम अपनी गाल पर हाथ रखे फटी आंखों से उस साधारण सी लड़की को देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को उसकी मर्जी के बिना छूने की? होली रंगों का त्योहार है, तुम्हारी हवस का प्रदर्शन नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राधा की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी, लेकिन विक्रम का पुरुषत्व आहत हो चुका था। एक मामूली लड़की ने उसे शहर के सबसे अमीर जादे को थप्पड़ मारा। तभी वहां विक्रम की माँ सुमित्रा देवी अपनी महंगी साड़ी का पल्लू संभालती हुई आदम की। क्या हुआ? यह शोर कैसा है? विक्रम ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, माँ देखो ना, मैं तो बस शराफत से होली विश कर रहा था, इस पागल लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। सुमित्रा देखी कि आंखों में अंगारे दहक उठे। वो राधा की तरफ लपकी। तेरी यह मजाल, 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं और हाथ उठाती है मेरे बेटे पर। अरे अगर मेरे बेटे ने तुझे रंग लगा भी दिया तो क्या हुआ? होली है, कोई मातम नहीं। राधा ने सुमित्रा की आंखों में आंखें डालकर कहा, माता जी, त्योहार की आड़ में किसी लड़की की इज्जत से खेलना संस्कार नहीं, अपराध है। अपने बेटे को तमीज सिखाइए वरना समाज थूकेगा ऐसी परवरिश पर। यह सुनते ही सुमित्रा देवी ने अपना आपा खो दिया। तू मुझे सिखाएगी परवरिश? ए पकड़ो इसे, आज इसकी हेकड़ी मैं निकालती हूँ। पुलिस को बुलाओ, कहो कि यह लड़की मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक अकेली लड़की और सामने दौलत का नशा और झूठा अहंकार। क्या उस वक्त किसी ने राधा की मदद की होगी? नहीं। भीड़ तमाशा देख रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उस बेटी को बचाने आगे नहीं आया। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इज्जत सिर्फ अमीर घर की बेटियों की होती है? क्या गरीबी किसी को यह हक देती है कि वो किसी की आबरू पर हाथ डाले? अगर आप भी मानते हैं कि हर नारी का सम्मान सर्वोपरि है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। हमें यह दिखाना होगा कि हम सच्चाई के और संस्कारों के साथ खड़े हैं। आपका एक लाइक
उस हर बेटी के लिए आवाज़ बनेगा जो ऐसे दरिंदों का शिकार होती है। कृपया समर्थन करें। कुछ ही देर में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आ गई। इंस्पेक्टर राठी जो सुमित्रा देवी के टुकड़ों पर पलता था गाड़ी से उतरा। क्या हुआ मैडम, किसने परेशान किया छोटे साहब को? सुमित्रा ने राधा की तरफ उंगली उठाई। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार करो इस बदतमीज लड़की को, इसने मेरे बेटे को मारा है और उससे पैसे मांग रही थी। जब विक्रम ने मना किया तो इसने हंगामा खड़ा कर दिया। राधा ने हैरान होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। यह झूठ है साहब, इन्होंने मुझे छेड़ा, जबरदस्ती लंग लगाया, मेरे कपड़े खींचे। इंस्पेक्टर राठी ने राधा की बात पूरी भी नहीं होने दी और डंडा जमीन पर पटका। चुप, बिल्कुल चुप। मैडम सुमित्रा देवी झूठ बोलेंगी और तू सच। अपनी शकल देखी है आईने में? चल बैठ गाड़ी में, थाने में तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूँ। एक महिला कांस्टेबल ने राधा का हाथ मरोड़ते हुए उसे जीप में धक्का दिया। राधा की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन वो बेबसी के नहीं, क्रोध के आंसू थे। उसने एक बार भी गिड़गिड़ाया नहीं, नहीं माफ़ी मांगी। वो बस इतना बोली, समय बहुत बलवान होता है इंस्पेक्टर साहब। आज जो वर्दी तुमने पहन रखी है वो कानून की रक्षा के लिए है, किसी की गुलामी के लिए नहीं। याद रखना, यह वक्त बदलेगा। विक्रम और सुमित्रा जोर जोर से हंसने लगे। ले जाओ इसे, और हाँ इंस्पेक्टर, ऐसी धाराएं लगाना कि यह पूरी जिंदगी जेल में सड़े, ताकि इसे पता चले कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। राधा को थाने ले जाया गया। उसे एक अपराधी की तरह लॉकअप में बंद कर दिया गया। थाने के अंदर इंस्पेक्टर राठी अपनी कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठा था और राधा का मजाक उड़ा रहा था। क्यों री, बड़ी जोश था ना तुझमें? अब बोल, कहाँ गया तेरा वो भाषण? अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुमित्रा मैडम का हुक्म है, तुझे तो मैं। तभी राधा ने बहुत शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर मुझे एक फ़ोन करना है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। इंस्पेक्टर हंसा। फ़ोन? किसे फ़ोन करेगी? अपने जैसे किसी भिखारी बाप को या किसी छपरी प्रेमी को? चल कर ले फ़ोन, मैं भी देखूं कौन आता है तुझे बचाने। राधा ने कांपते हाथों से नहीं बल्कि बेहद सधे हुए हाथों से फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसने फ़ोन पर सिर्फ 2 वाक्य कहे, सर मैं राधा बोल रही हूँ, सिटी कोतवाली में हूँ, यहाँ स्थिति नियंत्रण से बाहर है, मुझे आपकी तत्काल सहायता की आवश्यकता है, ये लोकेशन वही है। फोन रखकर राधा चुपचाप बैठ गई। इंस्पेक्टर राठी ने व्यंग किया, क्या हुआ, प्रधानमंत्री को फोन लगाया क्या? ठीक 20 मिनट बाद थाने के बाहर गाड़ियों का एक काफिला रुका। सायरन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा थाना गूंज उठा। एक के बाद एक 3 काली गाड़ियां और 2 पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ियां। गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और उस पर लिखा जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखकर इंस्पेक्टर राठी की कुर्सी से मानो करंट दौड़ गया। अरे डीएम साहब, आज होली के दिन, जल्दी टोपी लगाओ सब, जल्दी बाहर चलो। इंस्पेक्टर राठी भागता हुआ बाहर आया। उसने देखा कि जिले के डीएम साहब मिस्टर खन्ना और उनके सभी साथ एसपी साहब दोनों गुस्से में तमतमाते हुए गाड़ी से उतर रहे हैं। सुमित्रा देवी और विक्रम भी, जो अभी तक थाने में ही बैठे मजे ले रहे थे, बाहर आ गए। सुमित्रा ने सोचा कि शायद डीएम साहब होली की बधाई देने आए होंगे, क्योंकि उनकी जान पहचान थी। सुमित्रा देवी ने अपने दांत निपोरते हुए हाथ जोड़े। अरे खन्ना साहब, आप यहाँ, क्या सरप्राइज है, हैप्पी होली। लेकिन डीएम साहब ने सुमित्रा की तरफ देखा तक नहीं, वो सीधे तेज कदमों से थाने के अंदर घुसे। इंस्पेक्टर राठी उनके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ भागा। जय हिंद सर, सर जय हिंद सर, सब ठीक है, बस एक छोटी मोटी चोरनी को पकड़ा है। डीएम साहब सीधे लॉकअप के पास गए। उन्होंने लॉकअप के अंदर बैठी राधा को देखा और फिर जो हुआ उसे देखकर इंस्पेक्टर राठी और सुमित्रा देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिले के डीएम साहब ने लॉकअप के सामने खड़े होकर राधा को सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम, आपको इस हालत में देखकर मुझे बेहद खेद है, आप ठीक तो हैं? मैडम, इंस्पेक्टर राठी का मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम के हाथ से सिगरेट छूटकर गिर गई। सुमित्रा देवी को लगा जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। डीएम साहब ने चिल्लाकर कहा, राठी ताला खोलो अभी इसी वक्त। कांपते हाथों से इंस्पेक्टर ने लॉकअप खोला। बाहर राधा बाहर निकली। उसने अपनी चुन्नी ठीक की। उसके चेहरे पर अब वही शांति थी, लेकिन आंखों में प्रलय की आग थी। एसपी साहब ने आगे बढ़कर कहा, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आज ही शहर में आ गई हैं, आपकी ज्वाइनिंग तो परसों थी। राधा ने इंस्पेक्टर राठी की तरफ देखा और फिर सुमित्रा देवी की तरफ। मिस्टर खन्ना, शायद शहर के लोगों को अभी पता नहीं है कि इस जिले की नई एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का चार्ज किसने लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो साधारण सी दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी जिले की नवनियुक्त एसडीएम राधा तिवारी थी, जो आईएएस की परीक्षा पास करके अपनी माटी की सेवा करने वापस लौटी थी। वो बिना किसी तामझाम के चुपचाप अपने पुराने घर, अपने माता पिता से मिलने आई थी। सुमित्रा देवी की टांगें कांपने लगी। उनका चेहरा जो अभी तक घमंड से लाल था, अब डर के मारे पीला पड़ चुका था। विक्रम तो डर के मारे अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था।
दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर जहाँ पाप का घड़ा फूटने वाला है, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। ऐसी कहानियाँ, ऐसी सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाने के लिए मुझे और मेरे परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरे भी बूढ़े माता पिता हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधे पर है। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत और मेरी कहानियाँ समाज को बदलने की ताकत रखती है तो कृपया सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन दबाकर मेरी छोटी सी मदद जरूर करें। आपका एक छोटा सा योगदान मुझे अपना उपकरण, इक्विपमेंट अपग्रेड करने और मेरे माता पिता को एक बेहतर जीवन देने में मदद करेगा। आपका सहयोग ही मेरी ताकत है। राधा ने एक कदम आगे बढ़ाया और सुमित्रा देवी के सामने खड़ी हो गई। क्या कह रही थी आप? 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं। हाँ, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है, लेकिन आपकी तरह संस्कार नहीं बेचे। सुमित्रा देवी, जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बन चुकी थी। वो राधा के पैरों में गिर पड़ी। बेटी, नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी अफसर हैं। मेरे बेटे से गलती हो गई। वो नादान है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैडम, रहम करो। राधा ने पीछे हटते हुए कड़े शब्दों में कहा। गलती? ये गलती नहीं, अपराध है सुमित्रा देवी। और रही बात नादान होने की, तो अगर आज मैं एक अफसर न होती तो क्या आप मेरे लिए रहम की भीख मांगती? नहीं, आप तो मुझे जेल में सड़ाने की बात कर रही थी। राधा ने एसपी साहब की तरफ देखा। एसपी सर, इस लड़के विक्रम पर छेड़छाड़, सरकारी काम में बाधा डालने और एक महिला अधिकारी पर हमला करने के तहत मामला दर्ज किया जाए, और हाँ, गैर जमानती धाराएं होनी चाहिए। विक्रम रोने लगा। मम्मी, बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। राधा ने इंस्पेक्टर राठी की तरफ उंगली उठाई। और यह इंस्पेक्टर, जिसने बिना जांच के सिर्फ अमीरों की चापलूसी करने के लिए एक निर्दोष लड़की को लॉकअप में डाला और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसे अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। इंस्पेक्टर राठी धम्म से जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी हेकड़ी, सारी वर्दी की गर्मी एक पल में निकल गई। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही होगा, अभी के अभी। पुलिस ने विक्रम को घसीटते हुए उसी लॉकअप में डाल दिया जहां कुछ देर पहले राधा थी। उसकी मां सुमित्रा देवी थाने के फर्श पर बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। राधा ने जाते जाते सुमित्रा देवी से कहा, आज आपके आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वार आपके बेटे पर हुआ है। जिस दिन आप दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझना सीख जाएंगी, उस दिन शायद यह समाज सुधर जाएगा। याद रखिएगा, पद और पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उस दिन पूरा शहर देखता रह गया। जिस रईसजादे को लगता था कि कानून उसकी जेब में है, वो सलाखों के पीछे गिड़गिड़ा रहा था। और एक गरीब घर की बेटी अपनी मेहनत और लगन से इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि बड़े बड़े रसूखदार उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। राधा ने साबित कर दिया कि असली शक्ति दौलत में नहीं, चरित्र और शिक्षा में होती है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की सादगी को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग अपनी औलाद दौलत के नशे में चूर होकर दूसरों को कुचलने की कोशिश करते हैं, वक्त उनका नशा बहुत बुरी तरह उतारता है। कर्म का पहिया घूमता जरूर है, और जब यह घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें इतना काबिल बनाइए कि कल को कोई विक्रम उनकी तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या विक्रम को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, एक विशेष संदेश मेरे उन साथियों के लिए जो मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगली कहानी आपके सुझाए हुए विषय पर बनाऊं, तो कृपया मेंबर्स ओनली कमेंट्स का उपयोग करें या सुपर चैट भेजकर मुझे बताएं। मैं अपने समर्थकों की बात सबसे पहले सुनता हूं। मैं हूं आपका बेटा विवेक। बहुत जल्द मिलूंगा एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।